फिर जब मुझे जो है वो लो लेवल पे जाके काम करना पड़ता है, मुझे हार्डवेयर को कंट्रोल करना पड़ता है, ऐसी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है जिसमें जो है वो हार्डवेयर को मुझे जो है वो बिट बाय बिट कंट्रोल करना है। तो वहां पर फिर मुझे जो है वो लो लेवल लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। आप असेंबली लैंग्वेज की बात कर लें, आप सी लैंग्वेज की बात कर लें, तो इन लैंग्वेज पे जाकर मुझे जो है फिर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो जब मुझे आर्किटेक्चर का पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे जो है वो प्रोग्रामिंग कर सकूंगा। तो हाई लेवल के ऊपर तो जाकर अब आप देख लें पाइथन में कितनी आपको आर्किटेक्चर का मालूम होता है, कुछ भी नहीं मालूम होता। ऐसे ऐसे फिर हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हमें किसी भी दोनों चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चीज़ें मतलब हम अपनी मर्जी की चाह रहे हैं, या तो हमें कोड इंस्ट्रक्शंस बड़ी करनी पड़ेंगी अपनी, और हार्डवेयर को छोटा रखना पड़ेगा। हार्डवेयर बड़ा करें तो फिर कोड छोटा करें। नहीं नहीं, दोनों जो है वो मतलब इस चैप्टर के बाद जो है वो चैप्टर 6 है असेंबली लैंग्वेज का, उसके बाद जो अगला चैप्टर है 7, उसके अंदर कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं कि किस तरह से आप जो है वो प्रोग्राम को जो है वो अपना छोटा कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन कम करने की एक छोटी मोटी टेक्निक बताई, लेकिन बहुत ज्यादा कम हो नहीं सकता। जिस तरह से मैंने सब 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने की एग्जांपल दी है, अब वो तो जैसे करना ही पड़ेगा, उससे कम में हम काम नहीं कर सकते। सही सर। जब हम हाँ जी। हार्डवेयर को कम करते हैं तो हम अपनी कॉस्ट कम कर रहे होते हैं, जब हम हार्डवेयर को बढ़ा रहे होते हैं तो हम अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जो फास्ट कम्युनिकेशन है वो हार्डवेयर होगा तो फास्ट कम्युनिकेशन होगी। किसी तो वही दो तो नंबर सर को तो ऐड करना है, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हार्डवेयर होगा 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, तो आप एक बटन दबाएंगे और 2 नंबर सब्ट्रैक्ट होके दवाएं। आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर जैसे आपका हार्डवेयर नहीं है उसके अंदर मौजूद सब्ट्रैक्ट करने का, अब आपको जो है वो टेक्निक लगा के उसको 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। जब 2 नंबर को जैसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए इतना सारा काम करना पड़ता है तो फिर वक्त लगता है। फिर आपका जैसे प्रोसेसर जो है वो रिजल्ट तो दे रहा है लेकिन आपको रिस्पॉन्स जो है वो लेट देगा। ऐड करके फौरन दे देगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने करते हुए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और वो प्रोग्राम जब पूरा कंपाइल होगा, प्रोसेस होगा, तब रिजल्ट आपको दे रहा हो तो टाइम लगेगा। जैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हम जी। लोग। हाँ जी। तो इसके लिए चीजें मैं बता रहा होता हूँ साथ साथ। जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने जो है वो आपको ये चीजें बेसिक चीजें मैंने बताई थी। लेकिन अगर आप दोबारा लेक्चर को सुने, जो कि कोई भी नहीं सुन पढ़ रहा लेक्चर, वहाँ पे यूट्यूब पे रखा हुआ है, कोई भी नहीं पढ़ रहा, फिर उसके बाद बुक मौजूद है, बुक में अगर पढ़ेंगे तो चैप्टर पहले 2 पेजेस के अंदर यही बातें बताएंगे कि हमारा मकसद क्या है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप भी जो है वो समझने के काबिल हो जाएंगे। तो वो कल एक पेरेंट आए हुए थे, तो उसकी अम्मा बता रही थी कि मेरी बेटी जो है मुझे मालूम है कैसे जो है वो लेक्चर सुन रही होती है। तो मैंने कहा कि ये तो जाहिर है आप लोगों पे भी डिपेंड करता है और स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि इसको कितनी अहमियत का अंदाजा है कि कोर्स को कैसे पढ़ना है। क्योंकि प्योरली टेक्निकल डिग्री है, ये वो डिग्री तो है नहीं कि आप बातें करेंगे और जो है जाके अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इस पे काम करना है। टेक्निकल डिग्री है तो टेक्निकल डिग्री का होने का मतलब यह है कि वो आपसे कहता है कि आप भाई इसकी डेटाबेस कनेक्टिविटी करके दिखा दें। तो आप अगर बोलेंगे कि जो है हमें तो कभी सिखाया नहीं गया डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे होगी, तो 4 से 5 इंटरव्यू होते हैं आपके जॉब के लिए, जिसमें से 2 जो है वो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, और बाकी जो है वो अगर 4 स्टैंडर्ड होते हैं तो 2 बाकी जो है एक एचआर लेता है और एक और जो है वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल जो है वो इंटरव्यू होते हैं। तो 2 टेक्निकल जो इंटरव्यूज होंगे वो बहुत जबरदस्त होते हैं, 2.5-2.5 3-3 घंटे के इंटरव्यू होते हैं। उसमें आपको काम करके दिखाना पड़ता है। तो इसलिए जो है वो आपको अगर काम नहीं आता होगा। है ना, ये भी तो आपके लिए मुश्किलात होंगी भाई, आप परेशान हो। तो मैं तो यही जगा सकता हूँ ना कि मैंने अभी जो है वो एक लड़की का नाम लिया अभी क्लास में, तो वो क्लास से ही गायब हो गई बेचारी। जी।
ठीक है, तो जब मैं नाम लूंगा और वो जो है वो गायब होगा क्लास से, तो उसका मतलब है ही नहीं ना मौजूद। इंटरेक्टिव सेशन लेने का मकसद मेरा यही है। अदरवाइज तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ कि पावर पॉइंट स्लाइड बना लूँ, उसके ऊपर अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लूँ, हो जाता ना ये काम। और हर स्लाइड के ऊपर मैं 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट उसकी डिमांड के मुताबिक मैं बोल लूँ और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ना मैं आपसे सवाल करूंगा, ना आप मुझसे कोई सवाल कर पाएंगे, तो वो सेशन इंटरेक्टिव सेशन नहीं रहेगा। तो उसमें बहुत कम लर्निंग होती है। तो बात तो अक्लमंदी वो है, अक्लमंद शख्स तो वो है ना भाई, कि जिसने जो है वो इतना सारा पैसा दे रहा है, ठीक ठाक अमाउंट हो गई है फीस, इतना सारा, मतलब वक्त को छोड़ दें, वक्त तो आपके पास फालतू है, वक्त की तो कोई कदर ही नहीं है। तो अगर आप पैसे की कदर करते हैं तो पैसे की ही कदर कर लें भाई। इतनी इतनी फीस आप दे रहे हैं तो उसको जो है वो लर्निंग तो हो ना आपकी भाई। जब एक कोर्स की 18,000, पता नहीं 20,000 फीस हो गई है आपकी, कितनी हो गई होगी, तो इतनी फीस देने के बाद भी आप जो है वो कहें कि जस्ट बगैर पढ़े मैं डिग्री ले लूं, तो ले लें डिग्री भाई, उसकी वर्थ कोई नहीं है। क्योंकि जिस तरह से जोक्स आ रहे हैं फेसबुक के ऊपर, जिस तरह से जोक्स व्हाट्सएप पर आप देख रहे हैं, कोरोना स्टूडेंट के नाम से जो आ रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि सिचुएशन कितनी खतरनाक होती जा रही है मार्केट के अंदर। ना होते हुए भी मेरे माइंड में वो चार लतीफे मौजूद हैं। मेरे सामने आप आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो मेरे माइंड के अंदर वो लतीफे जो है वो घूम रहे होंगे, और उसके मुताबिक मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो अब आप मेरी नफ्सियात को आप तब्दील नहीं कर सकते, तो आपको और ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी एक आम बंदे के मुकाबले में। जो कोरोना वाले स्टूडेंट हैं, उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सामने वाले को सेटिस्फाई करने के लिए। मैं तो परसेप्शन बना के बैठा हूं ना कि ये कोरोना वाले डिग्री है इनके पास। तो आप इस बात को समझें, बहुत सीरियस मैटर है। आपने जो है वो कोई, किसी ने अगले साल, किसी ने 2 साल बाद, किसी ने 3 साल बाद इंडस्ट्री में जाना है। और वो लोग, जिन लोगों ने इंडस्ट्री में काम करना है जाके, उनको तो बहुत सीरियस होना है। नहीं तो जिन लोगों ने अ, सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेनी है, काम कुछ और करना है, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो तो सिर्फ डिग्री ले सकते हैं। उनसे कहें कि यू फोन की जो भी सर्विस है ना उनकी पास, वो सर्विस जो है वो एक्टिवेट करवा लें और ऐप से, और वहां से अपने एमबीएस जो है वो ऐड करवा लें। आसान तरीका है, तो बहुत आसान तरीका है, घर बैठे सब कुछ हो जाता है। जी सर, मैं बोलती अब्बा का, अम्मा का, किसी का क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल करके घर बैठे जो है वो लोड हो जाता है। ठीक है, स्लाइड पे भी कुछ पूछना है आपने, किसी का कोई सवाल? हाँ जी, इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटनेस। A computer should have a set of instructions so that the user can construct machine language program to evaluate any function that is known to be computable। तो यहाँ पर हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास कितने टाइप के जो है इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। तो इसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप की जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो मौजूद हैं।
जो अभी हमने बेसिक जो है वो 3 टाइप तो डिस्कस की थी, मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शन टाइप सबसे पहले जो है वो फंक्शनल इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा है। फंक्शनल इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल और शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस मौजूद हैं। जिस तरह से ऐड की इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, लॉजिकल जो है वो कह रहा है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, इंक्रीमेंट की बात कर रहा है, सर्कुलर राइट सर्कुलर लेफ्ट की बात कर रहा है, एंड ऑपरेशन है, क्लियर एक्यूमुलेटर की बात कर रहा है। तो ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं हमारी अरिथमेटिकल, लॉजिकल और शिफ्ट इंस्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद दूसरी टाइप जो इंस्ट्रक्शन की है वो ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की। तो डेटा ट्रांसफर बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द प्रोसेसर रजिस्टर। मतलब जो हमने डिस्कस किया था मेमोरी रेफरेंस सेक्शन, उसमें हमने कहा था कि रीड हो रहा होगा या राइट हो रहा होगा। तो रीड की फॉर्म में भी जो है वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है किसी रजिस्टर से मेमोरी में। जो है रीड का मतलब यह है कि किसी मेमोरी से उठा के किसी रजिस्टर में डालना है, तो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। और राइट ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा तो किसी रजिस्टर से उठा के हम मेमोरी में डाल रहे हैं, तो ये भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो दोनों तरीके से हो सकता है। लोड एक्यूमुलेटर की एग्जांपल मौजूद है और स्टोर एक्यूमुलेटर की एग्जांपल मौजूद है। लोड एक्यूमुलेटर का मतलब यह है कि जो मेमोरी में डेटा पड़ा हुआ है वहां से उठा के हम एक्यूमुलेटर में डाल रहे हैं। स्टोर एक्यूमुलेटर का मतलब यह है कि हम जो है जो भी एक्यूमुलेटर में मौजूद है वो उठा के हम मेमोरी में डाल रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये दोनों इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं डेटा ट्रांसफर की। इसी तरह से कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास जो है वो अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए, अपने प्रोग्राम का सीक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए। तो इफ की कंडीशन आप लोगों के पास बहुत वेल नोन है। इफ की कंडीशन आप जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये है तो फिर ये कर दे, और अगर ये नहीं है तो फला काम कर दे। तो हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो है वो हमने कहा था कि ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हैं BUN की और BSA की, ये दोनों की दोनों ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह से जो है ISZ की भी इंस्ट्रक्शन मौजूद है। ये तीनों इंस्ट्रक्शन जो है वो ये इफ की कंडीशन पे ही अप्लाई हो रही होती है। BUN और BSA जो है वो सब रूटीन के लिए होती है, लेकिन ये कंडीशनल और अनकंडीशनल है। BUN अनकंडीशनल है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। और BSA जो है वो कंडीशनल इंस्ट्रक्शन होती है। और ISZ का मतलब यह है कि इंक्रीमेंट स्किप इफ जीरो। तो इफ की कंडीशन इसके अंदर भी अप्लाई हो रही होगी। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आती रहेंगी हम इसके बारे में तफसील डिस्कस करते रहेंगे। फिर उसके बाद है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो इनपुट आउटपुट जो है वो यूजर जब इनपुट देता है तो वो इंस्ट्रक्शन इसमें शामिल होंगी। और जब यूजर को डेटा चाहिए होगा, तो यूजर को जब डेटा चाहिए होगा तो वो फिर वो आउटपुट इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होगी। तो ये दो तरह की इंस्ट्रक्शन जो है वो इसमें इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद है टाइमिंग एंड कंट्रोल। टाइमिंग जो है वो हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस काम को किस वक्त करना है। आप जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, आप एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो पीछे वाली इंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट होती हैं। जिस तरह से हम कहते हैं फंक्शनल इंस्ट्रक्शन कौन सी है भाई, फंक्शनल इंस्ट्रक्शन कौन सी बताइए।
बीएसए की इंस्ट्रक्शन पिछली क्लास में बताई थी, आप जो है वो मेरी रिकॉर्डिंग सुनिएगा तो आपको बीएसए के बारे में पता चल जाएगा। जब मैंने कहा था कि सब रूटीन कॉल होनी है, तो सब रूटीन कॉल करने से पहले जो है रिटर्न एड्रेस हम स्टोर करते हैं। जब अपने मेन प्रोग्राम पे जाना होता है वापस हमें, तो हम जो है जब अगर हम कहते हैं कि लाइन नंबर 20 हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, आप लाइन नंबर 70 पे हमने जाना है, ये हमने जंप करवाना है, ये सब रूटीन है। तो लाइन नंबर 20 के बाद मुझे वापस जो है जब सब रूटीन कॉल हो जाएगी, सब रूटीन का काम हो जाएगा, तो मुझे लाइन नंबर 21 पे दोबारा आना है, क्योंकि अपना प्रोग्राम दोबारा वहीं से 21 से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए रिटर्न एड्रेस जो है वो कहीं पर स्टोर करना पड़ेगा। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन जो है वो कंडीशनल इंस्ट्रक्शन होती है, और बीएसए की इंस्ट्रक्शन हम यूज करेंगे। ये पिछली रिकॉर्डिंग में आप सुनिएगा, मैंने बताया हुआ। और फंक्शनल इंस्ट्रक्शंस, फंक्शन हम इसको जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास फंक्शनल इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं। हमारे पास अरिथमेटिकल, लॉजिकल और शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, और इसकी एग्जांपल भी सामने दी हुई है, वो फंक्शनल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो हम जो है वो कई बार टाइमिंग को डिस्कस कर चुके हैं कि हमें कोई काम किस वक्त करवाना है, कोई काम हमें किस तरह से करवाना है, हमें उसका जो है वो टाइम जो है मेंशन करना होता है। जैसे हम जो है फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, फ्लिप फ्लॉप जो है वो हर वक्त जो है वो रिजल्ट जो है वो ट्रांसफर नहीं कर रहा होता। फ्लिप फ्लॉप जो है वो राइजिंग एज या फॉलिंग एज पे जो है वो काम करता है। तो जब तक उसको जो है वो राइजिंग एज या फॉलिंग एज नहीं मिलेगी, उस वक्त तक जो है वो फ्लिप फ्लॉप जो है वो रिजल्ट आगे ट्रांसफर नहीं कर रहा होता है। तो कंट्रोल सर्किट अगर लगे भी हुए हैं, उसके बावजूद हमें जो है वो क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ती है अपने सीक्वेंशियल सर्किट्स को प्रोसेस करवाने के लिए। फिर उसके बाद जो है वो हम कह रहे हैं कि हमें जो है वो कोई काम किस वक्त करवाना है। हमें इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को उठा के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कब लाना है, फिर उसको जो है वो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करवाना पड़ेगा। तो ये सारे काम एक वक्त में नहीं हो जाएंगे, एक एक झटके में नहीं हो जाएंगे, मतलब एक सिंगल क्लॉक पल्स पर नहीं होंगे, मल्टीपल टाइम क्लॉक पल्स की जरूरत होती है। कोई इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक पल्स में काम करती है, कोई 4 में करती है, कोई 6 में करती है, कोई 8 में करती है, डिपेंड करता है कि कितनी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है। तो फिर वो जो है वो क्लॉक पल्स बढ़ती जाती है उसमें। So the timing for all registers in the basic computer is controlled by a master clock pulse generator. Master clock pulse की जरूरत होती है। The clock pulse are applied to all flip-flops and registers in the system, including the flip-flop and the registers in the control unit. अब कंट्रोल यूनिट लगे हुए, रीड लगा हुआ है, लेकिन जब तक क्लॉक पल्स नहीं आएगी उस वक्त तक वो काम नहीं करेगा। पीसी जो है वो रजिस्टर है, उसके अंदर फ्लिप फ्लॉप ही तो लगे हुए हैं। अब पीसी का लोड, डेटा लोड करना है, उसके अंदर लोड इनेबल नहीं करेंगे, मतलब कंट्रोल पिन लोड की एक्टिव नहीं करेंगे, उसके बावजूद डेटा जो है वो उसमें लोड नहीं हो रहा होगा जब तक हम क्लॉक पल्स ना दें। The clock pulse do not change the state of a register unless the register is enabled by a control signal. अब वो कह रहा है कि अगर क्लॉक पल्स राइजिंग एज पे वो काम कर रहा है, अगर आप राइजिंग एज उसको दे भी दें, उसके बावजूद जो है वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल पिन आपने एक्टिव नहीं किए। तो अब आपको क्लॉक पल्स की राइजिंग एज भी चाहिए, और साथ में जो है वो इनेबल पिन भी एक्टिव चाहिए। इनेबल पिन कभी कौन सी हैं, बहुत सारी हमने डिस्कस की हैं। उसके अंदर मेमोरी में जो है वो 2 इनेबल पिन है, एक रीड और एक राइट। इसी तरह से रजिस्टर के अंदर भी इनेबल पिन लगी हुई है, जैसे लोड, जैसे इंक्रीमेंट, जैसे क्लियर। ये वाली सारी की सारी कंट्रोल पिन है या इनेबल पिन कहला रही है। ये सब की सब इनेबल पिन है, इसके साथ कंट्रोल सर्किट लगा होगा।
कहीं पर 2 फ्लिप फ्लॉप एंड गेट लगे होंगे, कहीं पर और लगा होगा, कहीं पर जोर लगा होगा, वो हम बारी बारी बनाते रहेंगे और उसमें अटैच करते रहेंगे। The control signal are generated in the control unit and provide control input for the multiplexer in the common bus. Control input in processor register and micro operations for the accumulator. तो इस तरह से हम जो है वो टाइमिंग और कंट्रोल को जो है वो पैरेलल रन करवा रहे होंगे, तो फिर जो है रजिस्टर में या किसी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होगा। पहली डायग्राम तो ये देखें, ये रजिस्टर जो है ये 16 बिट का रजिस्टर है जो कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR। याद होगा हमने कहा था कि मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठा के हम IR में डालेंगे और IR जो है उसके अंदर बाइनरी कोड होगा 16 बिट का। और जब इसमें लोड होगा, अब इसको मुझे जो है वो इंटरप्रेट करवाना है। सबसे पहले तो इंटरप्रेट करवाए ना कि क्या ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस है, रजिस्टर रेफरेंस है, या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, डिपेंड करता है ना। तो अगर ऑपकोड जो है वो 7 नहीं है तो मेमोरी रेफरेंस है। अगर ऑपकोड 7 है तो फिर 7 के बाद मुझे ये देखना पड़ेगा कि मोड बिट जो है वो 1 है कि 0 है। अगर 0 है तो फिर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगी, और अगर 1 है तो फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होगी। तो उसके लिए जो है वो इंटरप्रेट करवाने के लिए हमारे पास जो है ये देखें, ऑपकोड जो है वो 12 बिट पे, 13 बिट पे और 14 बिट पे लगा हुआ है। ये हम अभी काफी दफा जो है वो क्लास में देख भी चुके हैं। ये 3 बिट जो हैं ये ऑपकोड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, 12, 13, 14 बिट। और ये जो बिट है ये मॉड बिट है, जो नीचे जा भी रही है, आई जो है लिखा भी हुआ है इसके ऊपर, ये देखो ये मॉड बिट है। और बाकी जो 12 बिट हैं वो तो अगर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होंगी तो फिर ये मेमोरी के एड्रेस को इंडिकेट कर रहा होगा, क्योंकि ये ऑपरेंड का एड्रेस है ना अगर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, और अगर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है तो फिर इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम देख लें कि हमने जो ऑप कोड को ट्रांसलेट करवाने के लिए रखा हुआ है वो क्या है, डिकोडर है, 3x8 लाइन डिकोडर। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब भी जो है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फिर डिकोडर जो है हमारे पास मौजूद होता है। टीचर ने आपको यही करवाया था उसमें। जब 0 0 इनपुट देंगे तो फिर 0 डिकोड होगा, जब 0 0 1 इनपुट देंगे तो फिर 1 डिकोड होगा, जब 0 1 0 देंगे तो 2 डिकोड होगा, जब 1 1 1 देंगे तो फिर 7 डिकोड होगा। सब इस पे डिपेंड करता है कि क्या हम जो है वैल्यू इनपुट दे रहे हैं। जो मेमोरी से हमने इंस्ट्रक्शन उठाई है वो IR में डाली, IR में डालने के बाद जो है इस लोकेशन के ऊपर जो है वो 12 13 14 पे क्या आया वो वैल्यू डिकोड करेगा, और वो वैल्यू डिकोड करने के बाद जो है कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, कंट्रोल लॉजिक गेट्स में। ये प्रोसेसर जो कंट्रोल यूनिट है वो आपको जो है वो दे रहा होगा, इन्फॉर्म कर रहा होगा क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और इसी तरह से अगर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो मॉड बिट 0 है तो फिर वो इफेक्टिव एड्रेस है वो डायरेक्ट होगा, अदरवाइज इनडायरेक्ट होगा। और अगर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो फिर ये एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज इंस्ट्रक्शन की टाइप आ जाएगी ना, 7800 था या फिर 7400 या 7200 या 7100, इस तरह की जो है कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है। या फिर इनपुट आउटपुट अगर इंस्ट्रक्शन होगी तो F के बाद जो है F800 होगा, फिर F400 होगा, F200, डिपेंड करता है कि इंस्ट्रक्शन कौन सी टाइप की है। तो पूरा 16 बिट जो है जब तक ट्रांसलेट नहीं होगा उस तक इंस्ट्रक्शन जो है पता नहीं चलेगी कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो मौजूद है। ये पूरी टाइमिंग डायग्राम है, इसमें जो है वो 2 डिकोडर लगे हुए हैं।
एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा।